नमस्कार। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों की, जिसमें मुख्य है आर्थिक शोषण की जो नीति है वो भी इसके पीछे नियामक थी। अंग्रेज़ों ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। साथ ही भारतीय वस्तुओं पर जो इंग्लैंड को निर्यात की जाती थी उन पर बहुत अधिक टैक्स लगा दिया और भारत का जो कच्चा माल था उसको वो वहाँ निर्यात करते थे और तैयार माल वापस भारत में बेचा जाता था, जिससे भारत का बहुत अधिक आर्थिक शोषण हुआ। साथ ही सीमा शुल्क है, परिवहन कर है, ये काफ़ी बढ़ा दिए गए और भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों को विशेष सुविधाएं दी गई। इन सुविधाओं पर बहुत अधिक पैसा खर्च हुआ और ये पैसा भारत के राजकोष से खर्च किया गया। साथ ही भारत में जैसे रेल लाइनें जो हैं वो अंग्रेज़ों के द्वारा डाली गई और ये रेल लाइनें डालने का जो ठेका है वो ब्रिटिश प्राइवेट कंपनियों को दिया गया और इनको 5% गारंटी ब्याज दिया गया, जिससे भारत के लोगों पर बहुत अधिक आर्थिक भार पड़ा। विभिन्न तरीकों से ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किया गया, जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत शोचनीय हो गई और ऐसी स्थिति में भारत को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ के लोग जागरूक हुए। इसके साथ ही एक कारण है यातायात और संचार के साधनों का विकास। यातायात और संचार के जो साधन हैं इनका विकास अंग्रेज़ों ने अपने निजी सुविधा के लिए किया था। जैसे रेल निर्माण, रेल लाइनें उनके द्वारा डाली गई, रेल का संचालन उनके द्वारा किया गया, वो उनके खुद के व्यक्तिगत हित थे और उसके पीछे मुख्य कारण था कि वो अपना जो तैयार माल था उसको भारत के विभिन्न हिस्सों में भेजना चाहते थे। साथ ही यहाँ अंग्रेज़ों की जो ब्रिटिश सेना थी उसको भी वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकें। कहीं विद्रोह हो रहा है तो उस विद्रोह का दमन करने हेतु उस सेना को भेजा जा सके, तो इस सुविधा के लिए उन्होंने रेल लाइनें यहाँ डाली थी। रेल का संचालन उनके द्वारा किया गया था। साथ ही विभिन्न जो यातायात के साधन हैं उनका विकास भी उन्होंने निजी सुविधाओं के लिए किया था। किंतु इसका एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि जब रेल संचालन हुआ तो उससे भारतीयों को यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सकी और वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सके। लोगों के विचारों का जो है वो आदान प्रदान हुआ, तो इसके फलस्वरूप उनमें एक जागृति आई। इसी तरह से यातायात के अन्य जो साधन संचालित हुए उनसे भी भारत के लोगों की यात्रा सुगम हो गई और वो एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से संपर्क में आए और उनमें एक जागृति आई। एक कारण है अंग्रेजों की जाति भेद की नीति। अंग्रेज जो है भारतीयों को अपने समकक्ष नहीं मानते थे। जैसे उनकी होटल्स इत्यादि थी, उन पर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वहीं जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें भी भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता था। जैसे हम सेना का उदाहरण लें तो ब्रिटिश जो सैनिक थे, ब्रिटिश जो सूबेदार थे, उनको अधिक वेतन मिलता था, जबकि भारतीय सैनिक और सूबेदार को वेतन और सुविधाएं जो है उनकी तुलना में कम मिलती थी। थोड़ा सा अपराध यदि कोई सैनिक करता था, थोड़ी सी गलती यदि कोई सैनिक करता था, उसको कठोर दंड अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था। तो ये उनकी जो जाति भेद की नीति थी, इस जाति भेद की नीति ने भी अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में एक आक्रोश पैदा किया। तो ये भी इसके उदय होने, राष्ट्रीय आंदोलन के उदय होने के पीछे एक कारण माना जा सकता है। साथ ही एक कारण था लॉर्ड लिटिन की प्रतिक्रियावादी नीति। देखिए, लॉर्ड लिटिन जो था वो साम्राज्यवादी विचारधारा का गवर्नर था और उसने अपना जो प्रशासन है वो कठोरता से भारत में लागू किया। जैसे 1877 में भयंकर अकाल भारत में पड़ा और ऐसी स्थिति में उसने दिल्ली दरबार आयोजित किया था, जिसमें काफ़ी पैसा उसने खर्च किया था। इसी तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट उसके द्वारा पारित किया गया। साथ ही आईसीएस की जो परीक्षा है उसकी उम्र भी 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, जिससे भारतीय जो शिक्षित युवा वर्ग था वो परीक्षा के लगभग अयोग्य हो गया। वो आसानी से उस परीक्षा को पास नहीं कर सकता था। तो उसकी ये जो प्रतिक्रियावादी शासन था
इसी तरह उसने शस्त्र अधिनियम वो लेके आया, तो इससे उसके शासन से भारतीय लोग संतुष्ट नहीं हो सके और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश यहाँ के व्यक्तियों में पैदा हुआ। इसी तरह से इल्बर्ट विल विवाद है। लॉर्ड इल्बर्ट जो कि एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था और उसने भारतीयों के पक्ष में शासन करने का प्रयास किया और उसके द्वारा भारतीय जो न्यायाधीश है उसको अंग्रेजों के बराबर अधिकार देने हेतु इल्बर्ट बिल उसके समय पारित हुआ। पहले भारतीय लोगों के जो मुकदमे हैं वो भारतीय जज सुनते थे, और अंग्रेज लोगों के जो मुकदमे हैं वो अंग्रेज जज ही सुनते थे। किंतु इल्बर्ट बिल के तहत अंग्रेजों के मुकदमे भी भारतीय जजों को सुनने का अधिकार दिया गया। तो इस इल्बर्ट बिल का बहुत प्रतिरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ और अंग्रेजों ने संगठित रूप से इसका विरोध करते हुए वो ब्रिटेन तक गए और अंत में ये इल्बर्ट बिल जो है उसको निरस्त कर दिया गया। तो इससे भी भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति एक असंतोष पैदा हुआ, एक दुर्भावना पैदा हुई। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। विदेशी आंदोलन का स्वस्थ प्रभाव, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष है, फ्रांस की क्रांति है, इटली जर्मनी का एकीकरण है, और ये जो विश्व स्तर पर ये आंदोलन संचालित हुए, इन जैसे इटली जर्मनी के एकीकरण के लिए, अमेरिका के स्वाधीनता संघर्ष के लिए, फ्रांस की क्रांति के लिए, तो ये भारतीयों के लिए बहुत प्रेरक रहा और भारतीय लोग इसके प्रति जागरूक हुए कि हमें विदेशी आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र करवाना चाहिए। इसी तरह से भारत में मध्यम वर्ग का जो उत्थान था वो भी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पीछे एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि मध्यम जो वर्ग था वो शिक्षित वर्ग था जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और नौकरी पेशा व्यक्ति आते थे। और ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे ये पाश्चात्य जो विचारधारा थी उससे परिचित थे, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति से परिचित थे, और परिचित होने के पश्चात इनमें एक जागरूकता आई और वो चाहने लगे कि अंग्रेजों का जो शासन है वो भारतीयों के पक्ष में नहीं है और इस शासन की समाप्ति होनी चाहिए। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकांश जो व्यक्ति थे वो इस मध्यम वर्ग से ही संबद्ध थे। तो ये जो कारण है सामूहिक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के उदित होने के पीछे कारक रहे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारत में हम राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि बात करें तो भारत में पाश्चात्य प्रभुत्व ने कुछ ऐसी शक्तियों को जन्म दिया कुछ उसके सीधे परिणाम स्वरूप, कुछ प्रतिक्रिया के रूप में, जिन्होंने अंत में उसी पाश्चात्य साम्राज्यवाद को चुनौती दी। 1833 में जैसे लॉर्ड मैकाले ने कहा भी था कि यह भी संभव है कि भारतीय लोक विचार हमारी शिक्षा प्रणाली के अधीन इतना विकसित हो जाए कि वह प्रणाली की सीमाओं से आगे बढ़ जाए और यूरोपीय भाषा सीखने के कारण वे स्वयं किसी भविष्य काल में यूरोपीय संस्थाओं की मांग करें। तो उसकी टिप्पणी सिद्ध करती है कि ये जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है ये भारतीयों को जागरूक करेगी और जैसा वहाँ प्रशासन है वैसा ही प्रशासन के लिए भारतीय लोग भी सजग होंगे। कांग्रेस एक अकस्मात उत्पन्न होने वाला संगठन नहीं था, बल्कि उसके निर्माण की प्रक्रिया जो है वो बहुत पहले से चली आ रही थी, जो कई प्रांतीय या क्षेत्रीय हितों का रूप धारण करती हुई 28 दिसंबर 1885 को राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुए। अब बात करते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन से संगठन बिगड़े और बने। पहला जो संगठन था भूमिपतियों की सभा थी, लैंड होल्डर सोसाइटी, और ये जो संगठन है ये 1838 में बना था और जमींदारों ने अपने हितों की रक्षार्थ इस सभा का गठन किया था। ये पहली सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक चेष्टा का श्रीगणेश किया था। इसके पश्चात संगठन बना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो संगठन था ये 1851 में गठित हुआ था। 1843 में गठित बंगाल ब्रिटिश इंडियन
सोसाइटी और लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी है, इसको मिलाकर इस संगठन का निर्माण अक्टूबर 1851 में किया गया था। इस सभा के जो मुखिया भूमिपति ही थे, लेकिन इसने 1853 के चार्टर से संबंधित जनहितकारी जो लोकप्रिय प्रश्न है वो अपने मंच से उठाए थे। इसी तरह से बात करें तो 1853 में चार्टर के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद को एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें लोकप्रिय प्रकार की विधानसभा, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने और अधिकारियों के वेतन कम करने आदि की मांग की थी। 1874 में बंगाल के प्रमुख राजनीतिक कृष्णदास पाल ने हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र में अपने लेख भारत में स्वशासन में अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों की भांति भारत में भी आंतरिक स्वशासन की आवश्यकता को न्यायपूर्ण बताया था। इसी तरह से 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई और इसकी जो स्थापना है वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने की थी और इसके अध्यक्ष जो है शंभुनाथ मुखर्जी थे और इसके तहत ही मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया था। इससे राजनीतिक जो चेतना है वो जागृत हुई थी। इसी तरह से 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो है की स्थापना हुई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की थी। 1884 में पूना सार्वजनिक जो सभा है उसकी स्थापना हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना न तो कोई अप्रत्याशित घटना थी और न ही कोई ऐतिहासिक दुर्घटना। 1838 से 85 तक की जो भारतीय जनता की राजनीति थी वो इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय काफ़ी सक्रिय हो चुके थे। 1875 से 85 के दौरान भारत में जो नई चेतना पनपी वह युवा वर्ग की देन थी। युवा ज़्यादा लड़ाकू और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने इस समय में बहुत सी क्षेत्रीय संस्थाओं का भी गठन किया था और जैसे कि देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई इसके संबंध में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा तो है कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्य के सुरक्षावाल के रूप में हुई और दूसरी विचारधारा है कि कांग्रेस की स्थापना भारतवासियों के हितार्थ एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों की हम बात करें तो देखिए कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बुलाया गया था और इसके उनका जो भाषण था उसमें 4 उद्देश्य इसके बताए गए थे कि भारत के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से कार्य करने वाले व्यक्तियों के बीच घनिष्ठता और मित्रता के संबंध स्थापित किए जा सकें। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित और संगठित किया जाए। शिक्षित वर्ग की सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर भी विचार प्रकट किए जाए। चौथा था यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। अब बात आती है कि भाई कांग्रेस जो थी इसके 3 प्रमुख चरण रहे हैं। प्रथम चरण की हम बात करें 1885 से 1905 तक का जो चरण है ये उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। द्वितीय जो इसका चरण है वो 1905 से 1920 तक रहा और ये जो चरण है वो उग्रवादी युग के नाम से जाना जाता है। तृतीय जो चरण है वो 1920 से 1947 तक रहा और इस चरण को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम यदि उदारवादी चरण की बात करें तो इस चरण में कांग्रेस की
मुख्य भूमिका भारतीय राजनीति को एकता और प्रशिक्षण के लिए एक मंच प्रदान करने की रही। इस युग में कांग्रेस पर दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का वर्चस्व रहा। इनका विश्वास था कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग हैं और भारतीयों के साथ न्याय करेंगे और इनकी नीति प्रार्थना पत्र की थी।